हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 17 करने वाले हैं। एंड पार्ट 17 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सोरियासिस, जिसको ब्लूक्सोराइसिस भी बोलते हैं, स्केबीज और एक्जिमा। ये तीनों आपके डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि आपके स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिजीजेज हैं। इन तीनों के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। एंड मैं गारंटीड कहता हूं कि इन तीनों में से कोई एक या दो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा। सो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सोराइसिस पढ़ते हैं। ये सोराइसिस क्या होता है सर? तो सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स। यानी सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब है आपके बॉडी का इम्यून सेल, यानी आपके बॉडी का ही इम्यूनिटी वाला सेल वो आपके स्किन के ऊपर अटैक करता है, जिससे स्किन में कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? तो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है जिसमें रैपिड ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स, यानी ये स्किन सेल्स कुछ ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है? इट लीड्स टू रेड स्किन, रेड थिक, थोड़ा थिक हो जाता है। स्केली पैचेज, कुछ इस तरीके से स्केली पैचेज देखने को मिलते हैं कॉमनली ऑन द एल्बोज, खास करके एल्बोज पर, नीज पर, है ना, घुटने पर, स्काल्प पर, है ना, एंड बैक पर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर स्किन रेड हो जाती है, ठीक हो जाता है। एंड स्केली पैचेज शब्द याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है लिखना। एंड स्केली पैचेस देखने को मिलते हैं एंड ये ज़्यादातर एल्बोज पर, है ना, नीज पर, घुटने में, स्काल्प यानी जो पूरे सर के कवर हैं उसमें, बैक वगैरह में होते हैं। इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कंटेजियस, बट मे बी जेनेटिक और ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, इन्फेक्शन और ड्रग्स। ये नॉन इन्फेक्शियस है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये स्किन एज डिजीज ऐसा नहीं है कि किसी अगर सोराइसिस का पेशेंट है उसके साथ कोई दूसरा टच होगा तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये नॉन कंटेजियस है, यानी टच वगैरह से फैलता नहीं है। हाँ, ये जेनेटिक हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, माता पिता में है तो आपको भी शायद जेनेटिकली आ जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, या इन्फेक्शन वगैरह, या फिर किसी ड्रग्स की रिएक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये बोल रहा है सोराइसिस एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून यानी क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं तेजी से बनती हैं। इसमें लाल, मोटी और पपड़ीदार धब्बे बनते हैं, यानी स्केली पैचेस को पपड़ीदार कहते हैं, यानी थोड़ा पपड़ी जैसा अलग होने लग जाता है, स्केली पैचेस बनते हैं जो कि कोहनी पर, घुटना पर और सिर की त्वचा पर देखने को मिलता है। यह संक्रामक नहीं होता है, यानी ये संक्रामक नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, लेकिन अनुवांशिक या ट्रिगर से हो सकता है, ठीक है? अनुवांशिक या ट्रिगर से हो सकता है, ओके? ईटियोलॉजी ऑफ सोराइसिस क्या है सर? ईटियोलॉजी ऑफ सोराइसिस मतलब सोराइसिस के क्या क्या कारण हैं। तो कह रहा है द कॉज ऑफ सोराइसिस इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, यानी सोराइसिस का पूर्ण कारण क्या है इसको पूरी तरीके से नहीं अंडरस्टूड किया जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। इट्स थॉट टू बी एन इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम वेयर इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स अटैक हेल्दी स्किन सेल्स, यानी जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं वो हेल्दी स्किन सेल के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है? तो सोराइसिस में क्या होता है? तो ये एक्चुअली आपके सोराइसिस के एक्चुअल कारण को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर पाना मुश्किल है, अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स है वो आपके हेल्दी स्किन सेल के ऊपर अटैक कर देता है। रिसर्चर्स बिलीव दैट बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी भी रिसर्च इस पर चली रहा है कि क्या एक्चुअल कारण है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिला कि ये ऑटो इम्यून ही है, यानी आप ही के बॉडी का इम्यून सेल आपके स्किन सेल के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रिसर्चर बिलीव करते हैं कि जेनेटिक भी हो सकता है या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? यानी कारण बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो बॉडी पर रैसेस पड़ना, चकत्ते या लाल दाने आना, ड्राइनेस होना यानी त्वचा का बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाना, फीसर्स यानी त्वचा पर दरारें आ जाना, फल्कीनेस यानी त्वचा का झड़ना या परत निकलना, एंड स्केल जिसको ड्राई थिन एंड सिल्वरी वाइट कोटिंग जिसको कहते हैं, हल्का सा स्केली पैचेज यानी पपड़ी जैसा अलग होना स्किन, है ना, कवर्स सम प्लेक्स, सूखी पतली चांदी जैसी सफ़ेद परत कुछ प्लेक्स को ढकती हैं, है ना, प्लेक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस,
प्लेक बन सकते हैं, जो कि विभिन्न आकार के प्लेक बनते हैं। स्मॉलर प्लेक ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म लार्जर प्लेक्स, यानी छोटे छोटे चकत्ते आपस में जुड़ जाते हैं तो बड़े प्लेक को निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यानी छोटे छोटे प्लेक्स मिलकर बड़े बड़े प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको स्किन में देखने को मिलते हैं, किसमें, आपके सोराइसिस में, करेक्ट। हाँ, इसके ट्रीटमेंट में मैं बात करूं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, न्यूट्रिशनल एडवाइस दी जाती है कि भाई बेटर न्यूट्रिशन लो, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा एक्सचेंज करो, स्ट्रेस कम लो और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो। एंड लीच थेरेपी अक्सर ट्राई की जाती है। लीच थेरेपी यानी कि जो जोंक वगैरह है उसके माध्यम से आपकी बॉडी के उस जगह के खराब खून को निकलवाया जाता है, ठीक है। हाँ, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है सर, तो टॉपिकल थेरेपी दिया जाता है जो माइल्ड टू मॉडरेट केस में, यानी कि अगर जो थोड़ा सा हल्का या मॉडरेट केस है तो उस कंडीशन में टॉपिकल थेरेपी यानी कि स्किन के सरफेस पर कुछ क्रीम वगैरह लगाई जाती हैं, खास करके स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बीटामेथासोन हो गया, कॉल्बिटासोल हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो कि इन्फ्लेमेशन, जो सूजन हो जाती है, उसको कम करते हैं। एंड कुछ विटामिन डी एनालॉग्स जैसे आपके कैल्सीपोट्रिल है ना, जो कि स्लो स्किन सेल प्रोलिफरेशन, जो स्किन सेल बहुत तेजी से प्रोलिफरेट कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, स्केली पैचेस बढ़ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम करता है। एंड कोल तार या सैलिसाइलिक एसिड यूज करते हैं जो कि स्केलिंग को कम करता है एंड थिकनेस, जो पपड़ी जैसी लग रही है ना, उस पपड़ी होने को स्केलिंग कहते हैं। तो वो पपड़ी जैसी होती है तो उसको कम करने का काम करता है एंड थिकनेस को भी कम करता है। एंड टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी लेते हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं, टेजारोटीन होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर है सिस्टेमिक थेरेपी में क्या होता है सर, मॉडरेट टू सीवियर केस में सिस्टेमिक थेरेपी यानी जो आपके दवाएं दी जाती हैं जो ब्लड में जाकर के काम करती हैं, इसमें मिथोट्रिक्सेट है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स है। जहाँ पे भी ऑटो इम्यून की बात आएगी, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सेल ही आपके हेल्दी सेल्स पर अटैक कर रहा है, वहाँ हम इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर मिथोट्रिक्सेट्स देते हैं। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट्स है जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, थोड़ा सप्रेस होते हैं, जिससे वो जो अटैक कर रहा है उसकी अटैकिंग पावर थोड़ा कम हो जाती है, जिससे सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं। साइक्लोसिरिन भी यूज होता है एंड एसीटेरिन यूज होता है, ठीक है। ओरल रेटिनॉइड्स होते हैं। फिर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि सीवियर और रेजिस्टेंट सोराइसिस में दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, जैसे एडालीमुमाब हो गया, इन्फ्लिक्सीमैब हो गए, एंट्रासेप्ट हो गए, ये कुछ हो जाते हैं। एंड कुछ एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं यू टू रिलीफ इचिंग को रिलीफ करने के लिए कुछ आपके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो कुछ एंटी हिस्टामिन जैसे लिवोसिट्रिजिन टाइप के ड्रग्स, लिवोसिट्रिजिन टाइप के ड्रग्स दी जाती है, जो कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर, ठीक है। अब जैसे सोराइसिस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए भाई, इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए। सोराइसिस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन करके दिखाइए। सोराइसिस इज प्रीमियरली कंसिडर्ड अ डिसऑर्डर्स ऑफ द, सोराइसिस में मेनली किस चीज़ का डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का या एंडोक्राइन सिस्टम का। तो सोराइसिस इज प्रीमियरली कंसिडर्ड अ डिसऑर्डर ऑफ द, आंसर आ जा रहा है आप लोगों का बी, वेरी गुड। यानी कि आपका सोराइसिस यहाँ पे इम्यून सिस्टम है, आपके डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम का, यानी बॉडी में इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, जिससे कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी सेल को अटैक करने लगता है, स्किन के हेल्दी सेल्स को। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ सोराइसिस, सोराइसिस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या क्या हैं, इची, स्कैली स्किन पैचेस, ओपन सोर्स, ऑयली स्किन, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स फोका जैसा होता है, नहीं, ऑयली स्किन या ओपन सोर्स वगैरह घाव वगैरह नहीं होते हैं, इची स्केली स्किन पैचेस देखने को मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज टू ट्रीट स्काल्प सोराइसिस स्पेसिफिकली, बताओ भाई, व्हाट इज यूज टू ट्रीट स्काल्प सोराइसिस, स्काल्प सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज होता है, व्हाट इज यूज टू ट्रीट स्काल्प सोराइसिस। तो भाई ओरल एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स, मेडिकेटेड लोशंस एंड शैम्पूज या फिर ब्लड थिनर्स। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज यूज टू ट्रीट स्काल्प सोराइसिस, तो स्काल्प सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। तो स्काल्प सोराइसिस के लिए ओरल एंटीबायोटिक, इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स नहीं, हाँ मेडिकेटेड लोशन या शैम्पूज वगैरह यूज किया जा सकता है जो कि स्काल्प को क्लीन करता है, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपके स्केबीज, स्केबीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई सोराइसिस समझ गए, अब स्केबीज समझते हैं, अब स्केबीज को अच्छे से क्लियर करते हैं, करेक्ट। हाँ चलिए स्केबीज क्या होता है सर,
स्केबीज भी स्किन डिसऑर्डर है, मैंने बताया सोराइसिस, स्केबीज, एक्जिमा, ये तीनों आपके क्या हैं, आपके स्किन डिसऑर्डर्स हैं, स्किन से संबंधित बीमारी है। स्केबीज क्या होता है, स्केबीज एक कंटेजियस स्किन इन्फेस्टेशन है, ये कंटेजियस है यानी फैलता है। अगर किसी एक इंसान को स्केबीज है तो उसके टच में अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन आएगा तो उसको भी फैलेगा। कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन होता है, इन्फेस्टेशन होता है, कॉज्ड बाय द माइट सार्कोप्टस स्केबीज, कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्टेंस इचिंग एंड स्किन रैशेस। यानी इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक माइट होता है, एक कीड़ा होता है जिसका नाम है सार्कोप्टस स्केबीज। क्या नाम है, सार्कोप्टस स्केबी। ये आपका एक कीड़ा है, ये आपका एक कीड़ा है सार्कोप्टस स्केबी, ठीक है। ये जो सार्कोप्टस स्केबी है ये आपका एक कीड़ा है, ये कीड़ा स्किन सेल में घुसता है, ठीक है, और घुस करके अंदर में एक बर्रो बना लेता है, सुरंग बना लेता है, होल बना लेता है, एंड वहां पे जाके घुस के अंडा दे देता है। और ये अंडा कुछ दिन में हैच होता है तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंस इचिंग होती है, खास करके रात में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, नोचनी होता है, एंड यहाँ पर आपको ब्लिस्टर्स फिल्ड कैविटी देखने को मिलते हैं, यानी फोका फोका फुंसी जैसा देखने को मिलेगा जिसमें पस भरा होता है, ठीक है। समझ गए बात को, ये स्केबीज होता है और ये कंटेजियस होता है। अगर किसी एक को हुआ है इवन उसके पूरे परिवार में सबको हो जाता है, क्योंकि ये टच में आने से, बर्तन वगैरह टच होने, कपड़ा वगैरह टच होने से भी होता है, ठीक है। स्केबीज एक संक्रामक त्वचा संक्रमण है, करेक्ट, ये एक संक्रामक त्वचा संक्रमण है जो सार्कोप्टस स्केबीज नामक सूक्ष्म कीट यानी माइट के कारण होता है, और जिनमें तीव्र खुजली या त्वचा पर दाने चकत्ते होते हैं। कारण क्या क्या है सर, इटियोलॉजी, कॉज्ड बाय द माइट सार्कोप्टस स्केबीज, एक माइट है सार्कोप्टस स्केबीज, उसके कारण होता है। स्प्रेड बाय क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यस, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो उसके कारण फैलता है। पुअर हाइजीन एंड ओवर क्राउडिंग इंक्रीज रिस्क, यानी पुअर हाइजीन, उतना अच्छे से साफ सुथरा नहीं रखेंगे, और ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा सट सट के रहेंगे, ज़्यादा लोगों की क्राउडिंग होगी तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि फैलेंगे, यानी सार्कोप्टस स्केबीज नामक माइट के कारण होता है। संक्रमित व्यक्ति के निकट त्वचा त्वचा संपर्क से फैलता है, अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया तो मिल जाएगा, फैल जाएगा। अस्वस्थ या भीड़ भाड़ जोखिम से बढ़ता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, सीवियर एचिंग, यानी तीव्र खुजली देखने को मिलती है, स्पेशली एट द नाइट, खास करके रात में बहुत ज़्यादा इंस्टेंस इचिंग देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। रैसेज एंड स्मॉल पैप्यूल्स, यानी त्वचा पर दाने या चकत्ते देखने को मिलते हैं, है ना। एंड बर्रोज इन द स्किन, यानी फिंगर वेब्स, रिस्ट वेस्ट, खास करके फिंगर वेब्स इसको कहते हैं, यहाँ पर वगैरह में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और बर्रोज इन द स्किन, स्किन में बर्रो बन जाता है यानी सुरंग टाइप का बन जाता है, एंड वहाँ पर आपको क्या होता है, इचिंग होती है, यानी त्वचा के बीच सुरंग नुमा रेखाएं बन जाती हैं, उंगलियों के बीच में, कलाई पर, कमर पर खास करके। ट्रीटमेंट क्या क्या है सर, तो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में क्या क्या होते हैं, तो नीम ऑयल का यूज़ करना, सोप का यूज़ करना, क्रीम का यूज़ करना, नीम बेस्ड होते हैं वो सब चीज़ें। कैन बी यूजफुल अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज, यानी नीम का तेल, साबुन, क्रीम स्केबीज के लिए उपयोगी वैकल्पिक उपचार है। टी ट्री ऑयल्स कैन बी यूज एज ए नेचुरल होम रेमेडी, है ना, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, टी ट्री ऑयल वगैरह यूज़ होते हैं। लेकिन मेन इसका जो फार्माकोलॉजिकल ट्रे, पेशेंट शुड बी सोक देयर स्किन इन कोल्ड वाटर, अगर बहुत ज़्यादा ठंडे, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि पेशेंट को ठंडे पानी में हाथ डाल देना है ना, यानी कि जो आपका बर्फ़ वाला पानी वगैरह होता है, ठंडा पानी होता है, उसमें हाथ डाल देने से इचिंग थोड़ा देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। मेन क्या होता है सर, इससे होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है सर, तो कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, तो इसमें परमेथ्रिन लोशन यूज होता है। क्या यूज होता है, परमेथ्रिन लोशन, मेनली क्या यूज होता है, परमेथ्रिन लोशन, ठीक है। इसका फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग ही है परमेथ्रिन क्रीम या परमेथ्रिन लोशन, यानी परमेथ्रिन ये क्या करता है, उस अंडा को जाकर के मार देता है, ठीक है। तो स्केबीज का औषधीय उपचार निम्न दवाएं शामिल हैं, जिसमें परमेथ्रिन क्रीम है। परमेथ्रिन एक स्किन क्रीम है विथ केमिकल्स दैट किल्स द माइट, जो माइट को किल करता है, दैट कॉज स्केबीज एंड देयर एग्स, यानी उसके एग को भी मारता है और माइट को भी मारता है। इट इज जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर एडल्ट्स, जनरली एडल्ट्स के लिए इसको सेफ माना जाता है। यानी परमेथ्रिन क्रीम एक त्वचा पर लगाने वाला क्रीम है जिसमें ऐसे रसायन होते हैं जो स्केबीज उत्पन्न करने वाले माइट और उनके अंडों को नष्ट करते हैं। यह सामान्यतः वयस्कों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है। फिर है सल्फर क्रीम भी यूज किया जाता है। सल्फर क्रीम इज ए स्केबीज ट्रीटमेंट, यस, सल्फर क्रीम भी स्केबीज ट्रीटमेंट होता है। दैट कैन बी अप्लाइड ओवरनाइट, पूरे रात में लगाया जाता है। रिंस्ड ऑफ एंड देन रीअप्लाइड फॉर 5 नाइट्स इन अ रो,
लगातार 5 रात तक लगाना होता है। सल्फर इज सेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी एंड इज चिल्ड्रन अंडर 2 मंथ्स ओल्ड, यानी कि प्रेगनेंसी में भी सेफ है और जो बच्चे 2 महीने से छोटे हैं उसमें भी सेफ होता है। यानी सल्फर क्रीम स्केबीज के उपचार में जिसे रात भर लगाया जाता है और सुबह धोकर लगातार 5 रातों तक पुनः लगाया जाता है। सल्फर गर्भावस्था तथा 2 माह से कम आयु के बच्चों में भी सुरक्षित है। ठीक है, फिर इवरमेक्टिन जो कि स्ट्रोमैक्टोल होता है। इवरमेक्टिन कैन बी टेकन एज अ पिल के तौर पर यानी टैबलेट के तौर पर इवरमेक्टिन लिया जाता है टू ट्रीट स्केबीज को ट्रीट करने के लिए। व्हेन प्रिस्क्रिप्शन लोशन डज नॉट वर्क, जब प्रिस्क्रिप्शन लोशन सही से काम नहीं करते हैं तब, यानी आइवरमेक्टिन जो होता है जब प्रिस्क्रिप्शन लोशन प्रभावी न हो तब स्केबीज के उपचार के लिए आइवरमेक्टिन की गोली के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चंस क्या क्या हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर को करके दिखाइए। व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ ह्यूमन स्केबीज? ह्यूमन स्केबीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं? डेमोडेक्स फॉल के कहते हैं, फॉलिक्यूलोरम या पेडिकुलस ह्यूमन्स, सार्कोप्टेस स्केबीज, वारहोमिनिस या कैंडिडा एल्बिकन्स। इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग। एक सेकेंड रुक जाओ, चैट ओपन कर देता हूं। इसका जवाब दीजिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्केबीज, स्केबीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो आंसर आ जा रहा है आप लोग का सी, यस, सार्कोप्टस स्केबीज। बहुत ज़्यादा इंस्टेंस इचिंग होती है, रात में खास करके ज़्यादा खुजली होता है और इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, जिसको भी स्केबीज होता है उसके परिवार में सभी लोगों को लगभग होता है, तो इसका ट्रीटमेंट एक साथ पूरे फैमिली मेंबर को कराया जाता है। ठीक है, एक साथ सबको परमेथ्रिन का लोशन लगाने दिया जाता है एंड जो भी कपड़ा उपड़ा है, जो भी बेड वगैरह, बिछौना वगैरह, बेडशीट वगैरह, सबको धो धा करके गर्म पानी में सुखाया जाता है, तब जाके सही होता है। विच स्केबीज ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड आफ्टर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट्स अंडर 2 मंथ्स? तो सल्फर क्रीम सेफ होता है प्रेगनेंसी में और 2 मंथ से छोटे बच्चों में। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ परमेथ्रिन क्रीम इन स्केबीज ट्रीटमेंट? परमेथ्रिन क्रीम का क्या रोल है स्केबीज के ट्रीटमेंट में? ये रिलीफ इचिंग ओनली, क्या सिर्फ इचिंग को रिलीफ करता है? ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइज द स्किन, क्या स्किन को मॉइस्चराइज करता है? नहीं। किल्स स्केबीज माइट्स, यस, स्केबीज को जो माइट हैं यानी कीड़े हैं उनको मारता है एंड देयर एग्स, और उसके एग्स को भी मारने का काम करता है। आंसर सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बारी आती है हम लोगों की एक्जिमा की। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक्जिमा पढ़ना है। एक्जिमा, करेक्ट, हाँ। एक्जिमा क्या होता है सर? एक्जिमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस एंड समटाइम्स ब्लिस्टरिंग्स और स्केलिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलता है। यानी ये तीनों स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। ये देखो एक्जिमा और एक्ने सिर्फ पिंपल्स होते हैं एंड यहाँ पे सोरनेस, रेडनेस और थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है एक्जिमा में। ठीक है, एक्जिमा त्वचा की एक दीर्घकालिक सूजन युक्त अवस्था है, यानी कि थोड़ा लंबा समय तक चलता है, जिसमें त्वचा में खुजली, लालिमा, सूखापन तथा कभी कभी फोफोले यानी कि जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, फुंसी बनता है, परतदार त्वचा दिखाई देने लग जाती है, तो उसको एक्जिमा कहते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोला चेचक, नहीं, चेचक अलग चीज़ है, स्केबीज अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। चेचक अलग है, चेचक जो है वो तो वायरल डिजीज़ है, ये आपका माइट के कारण होता है। ठीक है, चेचक का जो फोका होता है वो पूरी बॉडी में होता है, वो अलग चीज़ है। स्केबीज में खुजली होती है और इचिंग होता है, और इसमें खास करके हाथ वगैरह में ही होता है, कमर वगैरह में होता है। ठीक है, चलो इसके इटियोलॉजी क्या क्या है एक्जिमा के? तो जेनेटिक प्रीडिपोजिशन यानी अनुवांशिक प्रवृत्ति, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, एक्जिमा की फैमिली हिस्ट्री या अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस इंक्रीजेज द रिस्क, यानी परिवार में एक्जिमा हो, दम्मा हो या एलर्जी का इतिहास होने पर जोखिम बढ़ जाता है। या इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, ये भी है कि इम्यून सिस्टम के डिस्फंक्शन की वजह से होता है, यानी ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, यानी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, रिस्पॉन्स करने लग जाए, तो ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स लीड्स टू इन्फ्लामेशन, जिससे इन्फ्लामेशन होते हैं, एंड इचिंग ऑफ द स्किन, स्किन में इचिंग होती है, यानी अत्यधिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया त्वचा में सूजन और खुजली उत्पन्न करती है। स्किन बैरियर डिफेक्ट्स यानी त्वचा अवरोधी की कमजोरी, यानी रिड्यूस एबिलिटी ऑफ द स्किन टू रिटेन मॉइस्चर मेक्स इट ड्राई एंड सेंसिटिव टू इरिटेंट, यानी त्वचा की नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे त्वचा शुष्क व संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, एलर्जेंस की मैं बात करूं तो डस्ट माइटीज, पोलेन, एनिमल डेंडर एंड सर्टेन फूड में ट्रिगर एक्जिमा, ये कुछ हैं जो कि आपके एक्जिमा को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे धूलकण, परागकण, पशुओं की रुस्सी, ये कुछ एलर्जेंस पार्टिकल्स हैं जो कि एक्जिमा को कॉज करते हैं, जो कि इरिटेंट्स होते हैं, है ना। जैसे सोप,
है ना, डिसइंटीग्रेंट्स, डिटर्जेंट्स, कुछ साबुन हो गया, कुछ सरफ हो गया, कुछ केमिकल हो गया, कुछ कॉस्मेटिक हो गया या उल वगैरह हो गया, सिंथेटिक फैब्रिक्स हो गए, उसके वजह से भी वो उसके इरिटेशन की वजह से भी एक्जिमा जैसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, लो ह्यूमिडिटी, हीट, स्वेटिंग, पॉल्यूशन, ये सब ठंडा मौसम, कम आर्द्रता, अधिक गर्मी, पसीना, प्रदूषण, ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं जो कि आपके एक्जिमा को है। माइक्रोबियल फैक्टर्स में आपके बैक्टीरियल और फंगल स्किन इन्फेक्शंस कैन एग्रेवेट एक्जिमा, यानी बैक्टीरियल या फंगल त्वचा संक्रमण है जो कि एक्जिमा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड स्ट्रेस एंड हार्मोनल फैक्टर्स हैं, यानी तनाव व हार्मोनल कारक हो सकता है जैसे इमोशनल स्ट्रेस या हार्मोनल चेंजेस में वर्सन सिम्टम्स, यानी मानसिक तनाव या हार्मोनल परिवर्तन भी लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। चलो भाई, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एक्जिमा, यानी एक्जिमा के साइन और सिम्टम्स। ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन देखने को मिलते हैं, यानी स्किन में ड्राई हो जाती है और क्रैक्ड देखने को मिलते हैं। क्रैक्ड स्किन यानी त्वचा का शुष्क और फटा हुआ होना। इचीनेस यानी प्यूराइटिस, जिसमें खुजली होती है बहुत ज़्यादा। रैसेज ऑन स्वेलन स्किन दैट वेरीज इन कलर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कलर, यानी सूजी हुई त्वचा पर दाने या चकत्ते जिनका रंग आपके रंग के अनुसार होता है, लेकिन ये आपका त्वचा में जो होता है ना, दाने और चकत्ते निकलने लग जाते हैं। स्मॉल रेज्ड बम्प्स ऑन द ब्राउन और ब्लैक स्किन, यानी भूरे और काले रंग की त्वचा पर छोटे उभरे हुए दाने। थिक एंड स्किन, त्वचा थोड़ा मोटा हो जाना। डार्कनिंग ऑफ द स्किन एंड अराउंड द आइज, आंखों के आसपास त्वचा थोड़ा सा डार्क आइज हो जाती है। ठीक है। ये सब देखने को मिलते हैं। अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है भैया इसका? ब्रीदिंग करना, सॉरी ब्रीदिंग बोले, बाथिंग, प्रॉपरली नहाना, साफ वगैरह करना। वेट ड्रेसिंग यानी गीले कपड़े से प्रॉपर पोंछना वगैरह। एप्लीकेशन ऑफ वेट ड्रेसिंग कॉमनली परफॉर्म्ड इन द हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल वगैरह में गंदे मतलब जो भी गीला कपड़ा है उससे अच्छे से पोंछो। ठीक है। हाँ, गीली पट्टी का प्रयोग सामान्यतः अस्पताल में किया जाता है। लाइट थेरेपी की जाती है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। दिस थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज फोटोथेरेपी, इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एक्सपोजर ऑफ द स्किन नेचुरल सनलाइट, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्किन को नेचुरल लाइट के प्रेजेंस में लाइए, सनलाइट के प्रेजेंस में लाइए, जिससे ज़्यादा चांसेस होंगे सही होने के। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले मॉइस्चराइजर्स, जिसको इमोलेंट्स कहते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। कीप स्किन हाइड्रेटेड, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है एक्जिमा में, तो ये स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड रिड्यूस ड्राइनेस, और ड्राइनेस को कम करता है। ठीक है। चलो ठीक है, रिड्यूस ड्राइनेस एंड ड्राइनेस को कम करता है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मैं बात करूं तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मैं बात करता हूं तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन, या ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है एंड इचिंग को भी कम करने का काम करता है। एग्जाम्पल में हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, ये सब ड्रग्स हैं। टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स में आपके रिड्यूस इम्यून रिस्पांस, ऐसे ड्रग जो इम्यून रिस्पांस को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एग्जाम्पल्स में हैं टैक्रोलिमस एंड पीमोक्रोलिमस। ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स में आप रिलीफ इचिंग को रिलीफ करने वाले ड्रग्स हैं, सिट्रीजिन एंड लोराटेडिन, ये कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एंटी हिस्टामिन्स में। एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑकर्स, यानी अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो, जैसे आपका म्यूपी रोशीन एंड फ्लूक्लोक्सासिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ करते हैं। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज्ड इन सीवियर केसेस टू रैपिडली रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपके प्रेडनिसोलोन आते हैं। इम्यूनोसप्रेशेंट्स में जैसे सप्रेश इम्यून रिस्पॉन्स इन सीवियर और क्रोनिक एक्जिमा, इसमें साइक्लोस्पोरिन एंड मिथोट्रिक्सेट वगैरह यूज होते हैं। बायोलॉजिक थेरेपी में क्या होता है? टारगेटेड इम्यून थेरेपी फॉर मॉडरेट, इसमें आपके ड्यूपिलुमाब वगैरह ड्रग्स देखने को मिलता है। ठीक है। थोड़ा सा दवा का नाम इतना खराब रहता है कि पढ़ने में हम लोग इतना साल से पढ़ रहे हैं फिर भी मुंह थोड़ा अटक जाता है। एक्जिमा इज कंडीशनड वेयर द स्किन बिकम्स पेल एंड थिन, इन्फ्लेम्ड, इची, क्रैक्ड, रफ, कोल्ड, ड्राई या ऑयली एंड थिक। तो याद रखना, स्किन थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड, इची और क्रैक्ड और रफ हो जाता है। ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, करेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाट मेडिकेशंस आर यूज्ड टॉपिकली टू कंट्रोल इचिंग एंड रेडनेस इन एक्जिमा, यानी आपके एक्जिमा में इचिंग और रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेडिकेशंस यूज किया जाता है? कॉर्टिसोन क्रीम्स लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स, रेटिनॉइड क्रीम्स।
बताओ कौन सा टॉपिकली यूज किया था इचिंग को कंट्रोल करने के लिए? एंड रेडनेस इन द एक्जिमा, इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, यस, कॉर्टिसोन्स लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन। देखो कॉर्टिसोन स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे टॉपिकल हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह जो कि रेडनेस को और इचिंग को कम करता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, यानी जो OTC ड्रग है, रिलीफ सीवियर इचिंग इन द एक्जिमा, जो कि एक्जिमा में जो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो उसमें एंटी हिस्टामिन लाइक सिट्रीजिन या फिर लोराटेडिन वगैरह ड्रग, सिट्रीजिन वगैरह यूज होता है। आंसर सी। चलो, तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18, मतलब अगला 3 क्लास में आपका ये थेरेपेटिक्स भी खत्म होने वाला है। ठीक है। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच। आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे आप, अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। वन बाय वन अब हम लोग थोड़ा थोड़ा टॉप 20 को कवर करने जा रहे हैं एंड अगले 2-3 क्लास में सारे सब्जेक्ट का लमसम टॉप 20 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।